Gopi Kumar Srivastav, and this is my second video of India after independence, chapter number 12. In this video, we discuss about a topic, Constitution is written. In the previous video, we discussed about why and what are the challenges faced by the India, and for overcoming the challenges faced by the India, we have to develop a political system. For that purpose, we make and retain a constitution. This is called constitution is written. पॉलिटिकल सिस्टम के कारण जो अभाव था हमारा कि हम पॉलिटिकल सिस्टम लाएंगे, उसके अनुसार हमें ऐसा लगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए. हम एक तरह का संविधान लाएंगे जिसमें ये बातें लिखा रहेगा कि किस तरह से देश को चलाना है, क्योंकि हमारा देश में डिफरेंट लैंग्वेज था, डिफरेंट तरह के लोग थे, अलग अलग तरह के लोग होने की वजह से, लोग अलग अलग तरह का कपड़े होने की वजह से, फूड होने की वजह से, सभी तरह का चीज़ों के अलग होने की वजह से और लो कास्ट हाई कास्ट होने की वजह से हमें एक गाइडलाइन चाहिए था देश के लोगों के लिए, ताकि सबको एक साथ लेके चल सके. तो इसलिए हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उन्होंने उन सभी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको राइट किया. चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट हुआ था, वो रिटन हुआ था. चलिए देखते हैं. बिटवीन 1946 एंड नवंबर 1949 some 300 Indian had a series of the meeting on the country political future. भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होगा, राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, उसके लिए 300 से करीब लोग जो है लगातार, जो पॉलिटिकल लीडर थे वो लगातार मीटिंग करते जा रहे थे कि किस तरह से भारत का जो फ्यूचर होगा, पॉलिटिकल लाइफ होगा, वो किस तरह से चलेगा. द meeting of this constituent assembly were held in the New Delhi, but the participant came from all over the India. तो यहाँ कहा गया है कि जो मीटिंग हुआ करता था वो हमेशा सिर्फ न्यू दिल्ली में हुआ करता था, पर जो लोग होते थे वो डिफरेंट जगह से आते थे और पार्टिसिपेट करते थे इस मीटिंग में. This discussion resulted in the framing of the Indian Constitution, which came into the effect 26 जनवरी 1950. हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 जनवरी 1956 को हुआ था. ठीक है, जो कि हमारा रिपब्लिक डे कहलाता है, गणतंत्र दिवस. ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप तो समझ गए होंगे कि हमारा जो ये बनने में कितना समय लग गया. One feature of the constitution was its adoption of the universal adult franchise. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें सबसे पहला जो फीचर था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, डिस्कशन किया था, उसमें पहला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार. आपको बता दें, पहले भारत में राजा महाराजाओं का शासन था, उस समय राजा महाराजा ही चलते थे. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारा देश में सभी लोगों को ये अधिकार मिल गया कि वो अपने लीडर को चुन सके वोटिंग के अधिकार से, वोट करके. तो वोटिंग देने का जो अधिकार है उसे हम लोग फ्रेंचाइज बोलते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. ऑल इंडियन अबव द एज ऑफ द 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन द स्टेट ऑफ द नेशनल इलेक्शन. जो भी लोग थे जो 21 ईयर के होते थे, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो या नेशनल लेवल के लिए इलेक्शन हो, वो सभी के लिए वोटिंग कर सकते हैं. तो ये अधिकार दिया गया था. और आज हमारे भारत में 18 ईयर का अगर कोई हो जाता है तो उसे वोटिंग देने का अधिकार है. और जबकि 1947 जो हमारा जब आज़ादी मिला था तो उस समय 21 था. और यहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे हम लोग किस प्रकार से हमारा जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यहाँ पे हो गया. यूनिवर्सल है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय है, भविष्य में सभी के लिए है. एडल्ट मतलब हो गया जो कि आपका 21 ईयर का हो गया, दैट इज एडल्ट, इसीलिए इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया है. आपसे क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. So this was a revolutionary step for the never before had been Indian had been allowed to choose their own leader. इससे पहले कभी भी जो भारतीय लोग थे उनको अधिकार नहीं दिया गया था कि वो अपने लीडर को चुन सके, पर अब कॉन्स्टिट्यूशन ने यह अधिकार दिया है. ये पहला फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सभी लोग अपना लीडर को चुन सकते हैं. ठीक है. इन द अदर कंट्री, जैसे कि आप मान लीजिए सच एज यूनाइटेड किंगडम हो गया, या फिर देख सकते हैं ये हमारा मीटिंग होता था न्यू दिल्ली में, उसका एक पिक्चर दिया गया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो हमारे पीएम थे, वो जो मेन स्पीकर के रूप में है. और ये हमारा असेंबली इस प्रकार से बटा हुआ है. ठीक है.
तो ये बहुत ही अच्छा था, लोग सभी बैठे हुए थे और डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग थे जो डिस्कशन दिए कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जोड़ना चाहिए, क्या क्या हटाना चाहिए, किन किन, मतलब सभी लोगों को राय लिया गया, डिस्कशन लिया गया, तब जाके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया। तो इन लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो लोग हैं इन्वॉल्व है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूनाइटेड स्टेट के बारे में। This right has been given granted in the state. The first only man of the property had to vote. मतलब यहाँ पे पहला यूनाइटेड नेशन से ये स्टार्ट हुआ था वोटिंग का जो सिस्टम है। यूनाइटेड सिस्टम में हुआ था क्या कि जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी होगा, संपत्ति होगा, सिर्फ उसको वोटिंग करने का अधिकार है। देन हु वेयर एडुकेटेड वेयर आल्सो एडेड, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो शिक्षित है उसे ऐड किया गया कि हाँ जो शिक्षित पढ़े लिखे हैं उसको अधिकार है वोट देने का। मतलब वोट देने का जो अधिकार है वो धीरे धीरे बढ़ा। वर्किंग क्लास मेन गोट वोट ओनली आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल। यूनाइटेड नेशन में ऐसा होने लगा था कि जो संपत्तिवाद होगा, जो पैसा वाला होगा, सबसे पहले उसको अधिकार देंगे वोट देने का, फिर जो पढ़े लिखे होंगे उसको देंगे, फिर जो वर्किंग क्लास जो लोग थे, जो काम करते थे, जो वर्किंग दिन भर जो हमेशा काम करते रहते थे, उनको बहुत ही मुश्किलों से अधिकार मिलता था वोट करने का। बहुत लॉन्ग स्ट्रगल था उनके लिए, एक आंदोलन जैसा रहा। Finally, after the bitter struggle of their own, the American and the British women were granted to the vote. उसके बाद धीरे धीरे अमेरिकन और जो ब्रिटिश के वोमेन थे उनको ग्रांट कर दिया गया कि नहीं, हाँ वो भी वोटिंग कर सकते हैं। On the other hand, soon after the independence, India chose to grant this right to all the citizens, regardless of gender, class and education. भारत में ये सबसे अच्छी बात था कि भारत में जैसे आज़ादी हुआ, भारत में सभी लोगों को किसी तरह का कास्ट हो, किसी तरह का अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, मेल हो, फीमेल हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी तरह के लोगों सबको अधिकार दे दिया कि आप वोटिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा बात है। And the second feature of the Indian Constitution, it was granted equality before the law to the all citizen. यहाँ पे जो पहला फीचर में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सभी को वोटिंग करने का अधिकार है। दूसरा जो फीचर है उसके अनुसार जो लॉ बनाया गया था, जो कानून बनाया गया था, उस कानून के अनुसार सभी देश के जो भी नागरिक है सबका कानून की नज़र में सब एक है। जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कानून की नज़र में कोई ऊपर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, चाहे वो हाई कास्ट हो या लो कास्ट हो, सब बराबर है, कानून सबके लिए सेम है। Regardless of caste, religion, affiliation, there were some Indian who wished that the political system of the new nation be based on the Hindu idea. पर कुछ पॉलिटिकल लीडर थे, उनको लगा कि जो भारत है ना, भारत का जो सिस्टम होगा ना पॉलिटिकल का, वो हिंदू आइडिया पे होगा, मतलब हिंदू आदर्श पे होगा। उनको ऐसे लगने लगा जब असेंबली हो रहा था, क्योंकि हिंदू ज़्यादा थे, मेजोरिटी उनका ज़्यादा था। एंड दैट द इंडिया इटसेल्फ बी रन अ हिंदू स्टेट। अब बिल्कुल इंडिया को हिंदू स्टेट के रूप में चलना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा था पॉलिटिकल असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। दे पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने एक लीडर जो थे असेंबली में, वो एक पॉइंट कर लेने लगे, पाकिस्तान का नाम लेने लगे। उन्होंने कहा देखिए, अ कंट्री क्रिएटेड स्पिरिसिटी टू द प्रोटेक्ट एंड फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी द मुस्लिम। तो यहाँ पे यही बोला गया कि एक एग्जाम्पल लिया गया कि देखिए पाकिस्तान में जो है सिर्फ मुस्लिम लोगों का अधिकार है, उसी तरह भारत में भी हिंदू का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से एक कुछ पॉलिटिकल लीडर ने, हिंदू के जो लीडर थे वो ऐसा बोलने लगे, पर बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध किया, बोला नहीं, जो हमारा भारत है वो सभी के लोगों के लिए है, तो वो सिर्फ हिंदू को अधिकार नहीं दे सकते, बोलने का अधिकार नहीं दे सकते, सबको अधिकार है। तो वो पार्टिकुलर एक रिलीजन को, एक कम्युनिटी को वो प्रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे भारत में सभी तरह का जो लोग थे वो रहते थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पर्सियन हो। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये तय किया कि वाज द ओपिनियन दैट द इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम अ हिंदू पाकिस्तान। तो अगर सिर्फ हिंदू को अगर ये दिखाया जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू ने ये पॉइंट किया कि हमारा भारत भी हिंदू पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। बिसाइड द मुस्लिम, यहाँ पे ये भी कहा गया कि हमारे भारत में सिर्फ मुस्लिम का जो पॉपुलेशन है वो नहीं है, सिख है, क्रिश्चियन है, पर्सियन है, जैन है, बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत में रहते हैं। अंडर दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव सेम राइट ऑफ एज हिंदू। पर यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी हिंदू का अधिकार होगा उस सभी धर्मों को मिलना चाहिए अधिकार। जैसे कि अपॉर्चुनिटी हो, जॉब के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सबको अधिकार होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। ये ऐसा कहा गया था, मतलब कानून सबके लिए एक जैसा होगा, सबको एक जैसा अधिकार होगा। तो ये लिया गया था डिसीजन, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ताकि सबको यूनिटी में दिखाया जाए। थर्ड फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, डैट इट ऑफर द स्पेशल प्रिविलेज टू द प्रोटेस्ट द मोस्ट डिसएडवांटेज
disadvantage Indian, the practice of untouchability described the as a slur or a blot on the fair name of the India was abolished. मतलब यहाँ पे थर्ड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है वो ये बताया गया, जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जाए। जो लो कास्ट के लोग थे वो अनटचेबिलिटी के रूप में थे, उनको हिंदू टेम्पल में जाने नहीं दिया जाता था, उनको रोका जाता था। तो इस तरह का जो सिस्टम था पहले अपनाया जाता था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल मना कर दिया कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। सबको अधिकार है हिंदू टेम्पल में जाने के लिए, पानी नदियों से निकालने के लिए, कहीं किसी को मना नहीं करना चाहिए। लो कास्ट और हाई कास्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह से धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाया बात को, और इस तरह से हम लोग को पता चल रहा है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हरिजन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो लो कास्ट अपर कास्ट जो, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो लो कास्ट है या जो माइनॉरिटीज मेजोरिटी, मतलब जो हिंदू हमारे भारत में मेजोरिटी में आ गया, मुस्लिम माइनॉरिटी में आ गया, तो कुछ सीट है, कुछ जगह है जैसे गवर्नमेंट जॉब में, जो सरकारी नौकरी में जो जॉब होता है वो आरक्षण के रूप में जो रिजर्व किया जाता है जो लो कास्ट को, जो अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है भारत सरकार में, ताकि उनको नौकरी दिया जाए, जो आज भी चलते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारा जो मीटिंग है वो लिया गया था। और आपको मैं बता दूं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन में को बनाने में जो सबसे ज़्यादा मेन रोल जो था वो इस इंसान का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो जी जो बहुत ही मेन रोल निभाया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क देने में, तैयार करने में, जिसमें उसमें उन्हें बहुत सारा समय भी लगा। So this chapter is very important for our constitution topic। आप देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this video is completed. Thank you।